25 दिसंबर 1927 से पहले की जो स्थिति थी वहाँ पर मनुस्मृति का शासन था, वो आपको रोक रही थी। लेकिन मनुस्मृति के दहन के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये निश्चित कर दिया कि अब आपको जो है आपकी गुलामी से दूर करने के लिए, आपकी गुलामी से मुक्त कराने के लिए कोई भी बाधक तत्व नहीं है। अब आपकी आज़ादी आपके हाथ में है। महारों से कही थी, जिसके बाद जो महारों का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर था, उनका जो है खून खौल रहा था और वे इस ताक में थे कि कब उन्हें इन पेशवाओं को जो है काटने का मौका मिले। बताता चलूँ कि जो पेशवाओं के जो राज्य में मनुस्मृति का विधान लागू था और मनुस्मृति के तहत जो महारों की जो हालत थी, सामाजिक स्थिति थी, उसमें उनको उनके गले में आगे हांडी लटकानी पड़ती थी और पीछे जो है कमर पर झाड़ू लटका के चलना पड़ता था। आगे हांडी इसलिए लटकानी पड़ती थी। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आपने बहुत सारे युद्धों के किस्से सुने होंगे, कहानियाँ सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी और आपने जो है टीवी में देखी भी होंगी। फिल्में भी आ रही हैं आजकल जो है, उसके माध्यम से भी आपने जानने का प्रयास किया होगा। और अगर हम आज़ादी के संग्राम की बात करें, जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का युद्ध जो है, हर कोई समझता है कि यह जो है पहला आज़ादी का संग्राम था भारत की आज़ादी के लिए। उसको तो विशेष तौर पर जो है इस देश के लोग चर्चा का विषय बनाते हैं और उसमें कई लोगों के नाम आते हैं, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह के नामी ग्रामी जो नाम हम लोग सुनते हैं। और जो भारत की आज़ादी का जो श्रेय है वो इन लोगों को देते हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा महाराणा प्रताप, उनका भी नाम बहुत सुनते हैं हम जो युद्ध के लिए, कि उन्होंने जो है अपनी आन बान शान के लिए युद्ध किया और उन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन जो है गुलामी स्वीकार नहीं की, किसी का अधीनता स्वीकार नहीं की। ये जो मान सम्मान और स्वाभिमान की जो बातें और जो किस्से हम लोग अक्सर सुना करते हैं भारत के संदर्भ में, भारत के राजाओं के संदर्भ में, उनका भारत की जो जनता है, भारत की जो सामाजिक स्थिति है, उससे कितना लेना देना है। क्या वास्तव में ये लोग जो हैं भारत के लिए जीते थे, भारत के लिए मरते थे? क्या इन्होंने वास्तव में भारत की जनता के लिए युद्ध किया? क्या इन्होंने वास्तव में जितने संघर्ष किए वो भारत की जनता के लिए किए? साथियों, इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भीमा कोरे गांव की। जो भीमा कोरे गांव का जो युद्ध लड़ा गया था 1 जनवरी 1818 को, यह युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इतने सुनहरे अक्षरों में दर्ज है कि आज भी उनकी चमक देखते ही बनती है। जी हाँ साथियों, यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं लड़ा गया था, किसी जो मान सम्मान की जो लड़ाई हुआ करती थी राजाओं के आपस में, जो है कि उनके मान सम्मान लड़ाई है, उसलिए भी लड़ा गया था। ये लड़ा गया था किसी सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए, उस सामाजिक गरिमा को प्राप्त करने के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को, जो कि बुरी तरह से कुचला जा चुका था, जिसको कि अब ये कहा जा सकता है कि उस समय इस समाज के लिए, इस भारत के जनता के एक वर्ग के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं गई थी। तो साथियों, ये युद्ध भीमा कोरे गांव के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, भीमा नदी है उसके किनारे पर लड़ा गया था। और इस युद्ध के पीछे जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि जो अंग्रेज़ भारत में शासन किया करते थे, और जब अंग्रेज़ भारत में शासन करते थे तो उनका उद्देश्य हम सभी जानते हैं कि उनका उद्देश्य पहले व्यापारिक था। तो जब भारत में आए थे तो उन्होंने अपने व्यापारिक उद्देश्यों के तहत भारत के जो राजा थे, शहंशाह थे, उनसे संधियाँ की और उनके तहत जो उन्होंने यहाँ पर जो है व्यापार करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे वे साम्राज्यवादी जो उनकी हरकतें थीं, जो मंशाएँ थीं, उनको जो है उन्होंने पूरा करने लगे। और उसी के तहत जो है जब भारत में जब उन्होंने साम्राज्यवाद का विस्तार शुरू किया तो उन्हें अपनी सेना भी यहाँ पे विस्तार करनी पड़ी। तो इस विस्तारित सेना का ही एक अंग था महार रेजिमेंट। जी हाँ साथियों, इस महार रेजिमेंट का जो ये किस्सा आज हम आपके साथ में चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस नज़र से महत्वपूर्ण नहीं है कि ये जो महार रेजिमेंट थी ये अंग्रेज़ों के जो सेना है उसका हिस्सा थी और इस देश के खिलाफ़ लड़ रही थी। अभी जो देश की बात तो भी बहुत बाद में आएगी, अभी बात आएगी कि ये जो महार रेजिमेंट है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसने जो सेना में भर्ती हुई, सेना में भर्ती होने के समय में इसकी जो सामाजिक स्थिति थी भारत में वो कैसी थी। साथियों, पुणे में पेशवाओं का शासन था, पेशवा ब्राह्मण हुआ करते थे और बाजीराव द्वितीय का शासन उस समय चल रहा था। और उस समय जो सामाजिक स्थिति थी वहाँ पर जो
महार लोग हुआ करते थे महाराष्ट्र में, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि बहुत दयनीय थी। अगर यूँ कहें कि जो मानवीय मूल्य होते हैं वो तो वहाँ पर ना के बराबर थे। अगर मानवीय मूल्यों में अगर बात करें तो सिर्फ खाना खाकर जीने तक का अधिकार ही शेष रह गया था। इसके अलावा और अन्य कोई अधिकार जो है इन लोगों के पास नहीं था। तो साथियों, ये जो आज मैं जो कहानी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अब तक मैंने बातें आपसे की हैं वो तो आपने जो है कथा कहानियों के माध्यम से पढ़ी होंगी, मूवीज़ भी आ रही हैं आजकल तो देखी होंगी। तो लेकिन मैं जो कहानी आज आपके सामने डिस्कस करिए जा रहा हूँ, उस पर ना तो कोई इस देश के जो फिल्म निर्माता हैं उन्होंने कोई मूवी बनाई है, और ना ही कोई ऐसा धारावाहिक बनाया गया है जैसे कि आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी। बड़ी बड़ी आप जो देखते होंगे कि स्वर्ण समाज जब भी कोई जरा सी भी घटना उसके पक्ष में घटती है तो उसके ऊपर कोई मूवी बन जाती है, कोई सीरियल बन जाता है, कुछ ना कुछ आपके सामने जो है फिल्मों और सीरियलों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस पर अभी तक कोई फिल्म नहीं है, कोई सीरियल नहीं है, और यहाँ तक कि आपके साहित्य से भी वो नदारद है। आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, कहीं पर भी जो है सुनने को नहीं मिलेगी। और अभी तक अगर मैं कहूँ कि आज से 5-7 साल पहले चलें तो आपने इस घटना का कहीं पर जिक्र भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये सोशल मीडिया का जो माध्यम मिला बहुजन समाज को, उसने ऐसी जनजागृति चलाई, उस जनजागृति का ही परिणाम है कि आज बहुत सारे लोग, कम से कम बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जान गए हैं कि 1 जनवरी को जो पूरी दुनिया नव वर्ष के तौर पे मनाती है, उसको सेलिब्रेट करती है, लेकिन बहुजन समाज उसको जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। तो ये शौर्य दिवस की जो गाथा है ये आखिर है क्या? इसी शौर्य दिवस के ऊपर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि रमेश थेटे जी ने एक मूवी बनाई है भीमा कोरेगांव नाम से जो है। तो साथियों, ये जो शौर्य दिवस की जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि जो अंग्रेज़ों की कुछ अनबन हो गई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय से, उसके कारण वहाँ पर जो है युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, और वहाँ पर युद्ध होना था अब पेशवाओं और अंग्रेज़ों के बीच में। तो साथियों, इसमें जो युद्ध लड़ने का जो मौका मिला वो महार रेजिमेंट को मिला। महार रेजिमेंट को तैयार किया गया और महार रेजिमेंट को जो है पेशवाओं के खिलाफ युद्ध लड़ने का कार्य सौंपा गया। साथियों, लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि जो पेशवाओं के जो राज्य में मनुस्मृति का विधान लागू था, और मनुस्मृति के तहत जो महारों की जो हालत थी, सामाजिक स्थिति थी, उसमें उनको उनके गले में आगे हांडी लटकानी पड़ती थी और पीछे जो है कमर पर झाड़ू लटका के चलना पड़ता था। आगे हांडी इसलिए लटकानी पड़ती थी ताकि वो लोग जब थूकें तो उनका थूक जो है ज़मीन पर ना पड़े और उससे ज़मीन जो है अपवित्र ना हो जाए, और पीछे झाड़ू इसलिए लटका के चलना पड़ता था उनको ताकि जो उनके कदम हैं, जो कदम पड़ते थे भूमि पर, उससे भूमि ये मानते थे कि वो जो भूमि जो है अपवित्र हो जाती है, तो वो जो झाड़ू है उनके कदमों के निशान भी मिटाती चले। हालांकि हम समझ सकते हैं कि कितना मूर्खता से भरा हुआ ये जो प्रथा थी और कितनी क्रूरता से भरी ये प्रथा थी, कितनी अमानविकता से भरी ये प्रथा थी। लेकिन इसके खिलाफ जो है महारों ने कई बार कोशिश की। जो जागरूक महार थे, जैसे आज हमारे समाज में, बहुजन समाज में कुछ जागरूक लोग होते हैं, वे अपनी मांगों को उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। इसी प्रकार से उस समय जो जागरूक महार थे उन्होंने कई बार पेशवाओं से ये कहा कि भाई हमें जो आगे जो हांडी लटकाते हो आप, जो है पीछे झाड़ू लटकाते हो, इससे हमें जो मुक्त कीजिए, हमें ये अच्छा नहीं लगता, ये हमारे मान सम्मान के विरोध में है। लेकिन पेशवाओं ने जो है उनकी बात को बिल्कुल तकरार कर दिया, और यहाँ तक कि जब महार लोग अपनी इन मांगों को लेकर कि यदि आप चाहें तो हम अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर जो है आपके विरोध में युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम आपके साथ युद्ध लड़ने के तैयार हैं। अगर आप हमारे समाज को ये जो आगे हांडी लटका रखी है, पीछे झाड़ू लटका रखी है, इससे अगर हमें मुक्ति दे देते हैं तो हम आपके साथ में जो है मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने के तैयार हैं। लेकिन पेशवाओं ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आप जो है पीछे झाड़ू और आगे हांडी को उठाने की बात कर रहे हो, आप जो है आपको जो है सुई के नोक के बराबर यहाँ पे ज़मीन भी नहीं मिल सकती है। इस तरह की कुछ बातें जो है असम्मानपूर्वक तरीके से, अपमानपूर्वक जो है पेशवाओं ने महारों से कही थी, जिसके बाद जो महारों का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर था। उनका जो है खून खौल रहा था और वे इस ताक में थे कि कब उन्हें इन पेशवाओं को जो है काटने का मौका मिले और वो जो है अपना बदला चुका सकें। तो साथियों, जैसे ही ये युद्ध की जो स्थितियाँ बनी, उसके बाद महार रेजिमेंट को जो है ये कार्य सौंपा गया कि पेशवाओं के युद्ध लड़ना है। तो यह युद्ध जो है भीमा कोरेगांव के उत्तर पश्चिम में भीमा नदी है, उसके किनारे पर लड़ा गया, और वहाँ पर 1 जनवरी 1818 को यह युद्ध लड़ा गया।
और इसमें आपको संख्या बताता चलूँ मैं कि मात्र 500 की संख्या में महार थे और पेशवाओं की संख्या जो है 20,000 घुड़सवार थे और 10,000 पैदल उसमें सैनिक थे। ये कुल मिलाकर जो है 30,000 जो है पेशवा सैनिक थे और 500 केवल 500 सैनिक जो है महार थे। और इनका जो है युद्ध वहाँ पर जो भीमा नदी है उसके किनारे पे हुआ। और इससे पहले आपको बता दूं कि जो महार रेजिमेंट है ये उस स्थान तक जहाँ पर कि ये युद्ध हुआ था वहाँ तक पहुँचने में उन्हें कई दिन लगे थे और वो पैदल गए थे, थके हारे भी थे और भूख प्यास से भी बेहाल थे। साथियों, जो इनका जो सॉन्सन करके जो है इनका वो था अधिकारी जो इनके युद्ध का नेतृत्व कर रहा था और कुछ अंग्रेज सैनिक भी थे। इतनी बड़ी विशाल सेना को देखकर वह जो कैप्टन था वो पहले ही हार मान चुका था और वापस जाने की बात कर रहा था। लेकिन ये बात जो है एक युद्ध की नहीं थी, ये बात एक विजय की नहीं थी, ये बात थी उस अपमान का बदला लेने की, जो अपमान उन्होंने उस जो पेशवा बाजीराव द्वितीय उसका जो दरबार लगा था उसमें जब उन्होंने महारों ने अपनी जो मांग रखी थी, इतनी छोटी सी मांग रखी थी कि सिर्फ आगे से हांडी हटा दीजिए, पीछे झाड़ू हटा दीजिए ताकि हम लोग जो है सम्मानपूर्वक कम से कम स्वतंत्रता से चल तो सकें, फिर तो सकें। इतनी सी बात को भी बाजीराव द्वितीय मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो वह जो अग्नि थी महारों के सीने में धधक रही थी और वे इस मौके को किसी भी तरीके से हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो है कैप्टन अंग्रेज़ को यह आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें और आप जो हमें युद्ध करने का मौका दें। साथियों, सिर्फ 500 महारों ने उस दिन इतना रक्तपात किया, इतने सिर काटे कि जो पेशवाओं की धरती थी उन्हीं के खून से लाल हो गई। और केवल 22 जो महार थे, केवल 22 महार उस 500 की संख्या में शहीद हुए और वो जो 30,500 जो पेशवा सैनिक थे वो सारे जो है कत्लेआम किए गए। तो साथियों, उसके बाद 1850 में अंग्रेज़ों ने ये जो शौर्य स्तंभ आप हमेशा देखते होंगे टीवी के माध्यम से, हमारे चैनल्स के माध्यम से और जो भी माध्यम आप खुद भी जाके देख सकते हैं, अभी भी वह स्तंभ जो वहाँ खड़ा हुआ है वो 1850 में अंग्रेज़ों ने महार रेजिमेंट के उस शौर्य गाथा को बताने के लिए वहाँ पे बनवाया था और उस पर जो है उन महार सैनिकों के नाम भी दर्ज हैं जो उस युद्ध में शहीद हो गए थे। तो साथियों, ये जो शौर्य गाथा है, ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं लड़ा गया था, किसी अहंकार, बल्कि ये युद्ध लड़ा गया था अपनी सामाजिक स्थिति में उस सम्मान और मान को पाने के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए। साथियों, यह युद्ध बहुजन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि आज बहुजन समाज जब भी अपने आप को कहीं पर कमज़ोर महसूस करता है तो जैसे ही इस शौर्य गाथा को सुनता है, जैसे ही यह शौर्य गाथा उसके कानों में पड़ती है तो उसके जज्बे का तो कहना ही क्या, वो जो है कुछ भी कर सकने के लिए अपने आप को तैयार पाता है। और आज इसी का नतीजा है कि आज बहुजन समाज अपने आप को इतना गर्वित महसूस करता है। और इसका तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब इस प्रकरण के बारे में, इस युद्ध के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे और वे हर साल भीमा कोरे गांव जाया करते थे, उस भीमा नदी के तट पर जहां पर ये शौर्य स्तंभ बना हुआ है, और इस पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते थे। उन वीर शहीदों को जो नमन करते थे, उन वीर शहीदों से जो है वो प्रेरणा लेते थे। उस प्रेरणा को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन के संघर्ष में कभी किसी से डरे नहीं, कभी रुके नहीं, किसी भी धमकी से वे कभी हिले नहीं। और जो उन्होंने उद्देश्य अपने जीवन में बनाया था कि मुझे इस समाज को इसकी गुलामी से मुक्त कराना है, उस उद्देश्य को भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो उन्होंने उसको पाकर जो है अपना वह जो उनका उद्देश्य था उसको पूरा किया। तो साथियों, हमें ये जो प्रेरणा है हमें भी लेनी चाहिए और हमें वो उसी उत्साह के साथ में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगा रहना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि जो हमारी जो आज भी जो हम अभी तक मैं अगर ये कहूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था देश के रूप में, भारत के सत्ताधारी लोग आज़ाद हुए थे, भारत के राजनीतिज्ञ लोग आज़ाद हुए थे, भारत के पूंजीपति आज़ाद हुए थे, भारत का स्वर्ण वर्ग आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत का ये बहुजन समाज आज भी गुलाम है। 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को उस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए एक अभियान की शुरुआत की थी। वो आज़ादी मिल रही है, वो आज़ादी मिल रही है,
अभी मिली नहीं है, अभी पूरी नहीं हुई है। कोई कहे कि हम आज़ाद हो गए हैं, नहीं, ये गलत है। आज़ाद हुए नहीं हो, आज़ाद हो रहे हो। आज़ाद हो रहे हो, आज़ाद होने के जो साधन हैं आपके हाथ में हैं। आज आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है कि आपको उन साधनों का इस्तेमाल करके कोई रोक सके। लेकिन जो 1947 से पहले की स्थिति थी, उसमें अंग्रेज़ों के हाथ में शासन था। वहाँ पर आपके ऊपर जो प्रतिबंध थे, 25 दिसंबर 1927 से पहले की जो स्थिति थी, वहाँ पर मनुस्मृति का शासन था, वो आपको रोक रही थी। लेकिन मनुस्मृति के दहन के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये निश्चित कर दिया कि अब आपको जो है आपकी गुलामी से दूर करने के लिए, आपकी गुलामी से मुक्त कराने के लिए कोई भी बाधक तत्व नहीं है। अब आपकी आज़ादी आपके हाथ में है। आपकी आज़ादी आपकी राजनीतिक आज़ादी से तय होती है, आपकी आज़ादी आपकी सामाजिक गरिमा से तय होती है, आपकी आज़ादी आपकी आर्थिक स्थिति से तय होती है। तो साथियों, आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करके जो है अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करना है। आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इस देश की सत्ता में शामिल होकर, इस देश की सत्ता में भागीदार बनकर अपनी राजनीतिक सत्ता को सुनिश्चित करना है। साथियों, आपको जो है अपनी आज़ादी को पूरी तरह सुनिश्चित करना है। आज आप जो है केवल इस बात से मत खुश हो जाइए कि आप जो है कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। ये आज़ादी केवल और केवल दिखावे की है। आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए आपको साधन चाहिए, कार चाहिए, हवाई जहाज़ चाहिए। सोचिए आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। लिमिटेशंस हैं, और जहाँ पर लिमिटेशंस आ जाती है, वहाँ पर आज़ादी नहीं कही जाती है। इसीलिए आप आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। आप इस सत्ता में भागीदार हो सकते हैं, आप राजा बन सकते हैं, ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन आप जो है आज जिस तरह से ईवीएम का हम घटनाक्रम देख रहे हैं, जिस तरह से आपके वोट के अधिकार का हनन देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि आपकी जो सत्ता में भागीदारी थी, उसको भी रोका जा रहा है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि आज आप राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह आज़ाद हैं। तो साथियों, आपको राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी को सुदृढ़ करके, सुनिश्चित करके आपको पूरी तरह से मुक्त होना है, आज़ाद होना है। इसी साथ में आपको जो है शौर्य दिवस की बहुत-बहुत मंगलकामनाएँ देता हूँ, और आप इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएँ। कोई उद्देश्य निश्चित करें और उस उद्देश्य को पाने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पित कर दें। जय भीम, नमो साथियों।